नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ एक नए एंट्रेंट है डेव टॉक्स के अंदर, मेजर लविंदर सिंह चौधरी। पहले तो नमस्कार करते हैं सर, वेलकम टू द शो। Thank you, Adi, for having me. तो आज बात करेंगे हम लोग अपने प्यारे प्यारे नेबर्स के बारे में। देयर इज जस्ट सो मच टू टॉक अबाउट दीज गाइज। सर, पहले आप बताओ, ये जो हमारे दो अनमोल रतन है, आई मीन इफ आई मे से दैट, एक इस तरफ है, एक उस तरफ है, मास्टर बेडरूम विद अटैच्ड टॉयलेट एंड शीटर। दो अनमोल रतन है इनका। आई मीन आपने काफ़ी इसके बारे में बात भी करी है, आप इसको देखते भी हो। स्टार्टिंग विद पाकिस्तान, आपको कहाँ दि जाता हुआ दिखता है ये देश? कितना मतलब इनके अंदर दम है, इनकी आर्मी कहाँ पर खड़ी है? व्हाट डू यू थिंक ओवरऑल? इन वन लाइन अगर मैं बोलूं तो कभी-कभी पाकिस्तान को देख के मैं अमेज हो जाता हूं कि ये कभी हमारा हिस्सा था और आज जिस डेप्थ तक नीचे गिर चुका है उसके नीचे और कितना गिरेगा। सो चाहे आप वहां पे देखो कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, हमेशा कटोरा हाथ में, या उनका ये देखो कि वो भारत को लेके उनका हरकतें क्या हैं, तो इट हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट कि वो हमसे ही चिढ़ता है बस, हर हुँ, तरफ से। वो पूरी दुनिया के सामने पैरों में लेट लेगा, कटोरा लेके भीख मांग लेगा। हमसे भी मांग चुका है, हिस्ट्री में हम थोड़ा सा अगर पढ़ें तो हमसे भी भीख मांग चुका है। और उसके बावजूद वो कुछ भी हो जाए कि मतलब वो बोलते ना कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, तो उस सब के बावजूद जो उसका मेन बिजनेस है वो अपनी टेरर फैक्ट्री चलाना है और इंडिया को अननेसेसरी नुकसान पहुंचाते रहना है। ये उसका मतलब बेसिक, उसका एक डीएनए बन गया है। अब पाकिस्तान ऐसा देश हो गया है कि वो ये भी नहीं देखता कि उसके नागरिक भूखे मर रहे हैं। वो छोटी-छोटी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं कर पा रहा अपने नागरिकों की, जो किसी भी देश की एक ड्यूटी होती है। वो नहीं कर पा रहा, लेकिन उसको भारत से लड़ना है, लेकिन उसको भारत को बदनाम करना है, लेकिन उसको भारत में आतंकवादी भेज-भेज के हमारे निर्दोष नागरिकों को मारना है। और यहां से भी जब पेट नहीं भरता तो जो भी हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा है दुनिया में, पाकिस्तान जाके उसकी गोदी में बैठ जाता है। और ये हुँ, चीज जितना पढ़ा और जितना अब तक लाइफ में देखा, ये पाकिस्तान का डीएनए है। तो उससे तो हमें मतलब निश्चिंत होकर बैठना चाहिए कि भैया पाकिस्तान तो ये ऐसी ही हरकत करने वाला है। लेकिन जब हम दूसरे नेबर की बात करते हैं, बांग्लादेश की, तो यहां पे चीजें थोड़ी सी डायनामिक्स बदलती हुई नजर आई। शेख हसीना के टाइम पे अलग चीज थी, एंड उसके बाद में अभी जब यूनुस भाई साहब बैठे हुए हैं तो उनके अलग है। और अब जब ये जनरल साहब का बेटा आ रहा है वापस, उनकी आई थिंक आज उनकी माताजी का देहांत भी हो गया है शायद, ऐसा सुनने में आया है। तो वो जब आ रहा है तो बीएनपी पावर में आएगी, तो फिर हम एक और थोड़ा सा शिफ्ट हम डायनामिक्स में देख सकते हैं। और कुछ महीने पहले आपने तो जरूर नोटिस किया होगा कि बांग्लादेश में इस्लामिक कैलिफेट बनाने की बात चल रही थी, हुँ, हुँ। वो भी पाकिस्तान की असिस्टेंस से। तो वो पाकिस्तान जिसने तुम्हारे साथ हर गलत काम किया, इतना गलत किया कि भारत को स्टेप इन करना पड़ा और 1971 में एक नया देश खड़ा करना पड़ा, उसी पाकिस्तान के पास जाके आप उसकी गोदी में बैठ रहे हो। सो यहां पे ये जो नई लीडरशिप आ रही है बांग्लादेश की, इनके भी हालात ऐसे नजर आते हैं कि ये भी जाके उसी की गोदी में बैठना चाहते हैं जिसने इसके साथ सब कुछ गलत करा। हुँ। तो इनको देखने के लिए एक बड़ा क्लियर सा सिस्टम है कि भैया ये तो ऐसे ही है। व्हाट द हेल हैपेंड? आई डोंट नो। आई जस्ट जॉइन्ड फ्रॉम हैपेंस। माय फोन, इट वाज़ वर्किंग। चलो एनीवेज़, आई विल एडिट दिस आउट। हाँ, तो शुरू ठीक है। करते हैं। 9:35, 1 सेकंड। ओके। हम्म, तो सर, ये हम लोग बात कर रहे थे, आपने बोला कि इन दोनों की मतलब ऐसी हालत है कि ये बोलते हैं ना, एक 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 की टांग टूटी, एक का ये टूटा, दोनों कब्र में खड़े हुए हैं, बट फिर भी दे आर दिस थिंग टुडे। अगर आप देखो, दे दे वांट टू गेट जॉइंट बैक अगेन। और जो इनके नैरेटिव राइट। चल रहा है कि भैया हम सैंडविच करेंगे भारत को, ये दिस इज अ नैरेटिव व्हिच इज कमिंग अक्रॉस फ्रॉम पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी एनालिस्ट कि भैया हम तो भारत को सैंडविच करने वाले हैं। तो आप इसमें क्या देखिए। कहते हैं? सैंडविच सिंड्रोम। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसमें कुछ महीने पीछे लेके जाता हूं। जी। आप देखिए कि बांग्लादेश में ये यूसुफ आए और इंटरिम गवर्नमेंट बना के बैठे हुए थे। शेख हसीना को भागना पड़ता है
और बांग्लादेश के अंदर सडनली ये चीजें आने लगती हैं कि हिंदू को मारा जा रहा है, जो हम बहुत सारी अभी न्यूज़ सुन रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे एक बड़ी चीज़ भी हो रही थी। थोड़ा-सा आप ऊपर से देखते हैं, नेपाल के अंदर जेन ज़ी प्रोटेस्ट चल रहा था, सो कॉल्ड। हुँ। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में थोड़ी-सी वो रिफ्ट चल रही थी, जो अक्सर होती है कि वो आतंकवादी भेजता है, फिर हम कुछ एक्शन करते हैं। उसी टाइम पे अमेरिका हमारे खिलाफ टैरिफ्स बढ़ा रहा था और पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिल रहा था। नेपाल के अंदर अचानक से और हंगामे शुरू हो जाते हैं कि बच्चे ऐसे नौटंकी कर रहे हैं, जो मुझे पहले दिन से डाउट था कि बच्चे नहीं कर रहे थे। इसके पीछे कोई और था। और उसी टाइम पे यूएस मिलिट्री बांग्लादेश के अंदर आके ट्राई पार्टी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती है, जिसमें श्रीलंका भी शामिल था। श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका मिलिट्री एक्सरसाइज होती है और उसके बाद एक स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज होती है, जिसको नाम दिया जाता है कि ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए कर रहे हैं। लेकिन वहां पे स्पेशल फोर्सेस आके एक्सरसाइज करते हैं और एक छोटी सी न्यूज आई थी कि चिट्टागोंग पोर्ट को अमेरिका एडमिनिस्ट्रेट करे, जो कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मना कर दिया था। अदरवाइज यूसुफ जी तो उसको अलाउ करने वाले थे। और उसी टाइम पे बात आई कि इस्लामिक कैलिफेट बनेगा पाकिस्तान की मदद से। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि पाकिस्तान ने रियलाइज करा कि वो बांग्लादेश को भी अगर साथ में ले ले इंडिया के अगेंस्ट, तो वो ज्यादा पोटेंट हो जाएगा। और अमेरिका ने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान उसका एलाई कह लो या कह लो कि उसकी कठपुतली है, हुँ। भारत वो नहीं बन पाएगा। नाउ चाइना से भी रिलेशन स्ट्रेन हो रहे हैं और भारत से भी रिलेशन स्ट्रेन हो रहे हैं। और बीच में मोदी जी चाइना होके आए। तो अगर इंडिया और चाइना थोड़ा नजदीक आ रहे हैं और अमेरिका की दाल नहीं गल रही, तो देयर शुड बी समथिंग दैट अमेरिका डज। और उसके लिए पाकिस्तान यहां पे यूज होता है और उनको पता है कि एक कॉमन फैक्टर क्या है। यू नीड टू हैव समथिंग कॉमन, कि हम दोस्ती क्यों करें जब कुछ कॉमन नहीं। तो कॉमन क्या है? कॉमन इस्लाम है। पर बांग्लादेश ये भूल गया कि 1947 में भी कॉमन इस्लाम था, लेकिन 1971 में उसको टूट के अलग देश बनना पड़ा और भारत से मदद मांगनी पड़ी। तो बांग्लादेश जिस रास्ते पे चल रहा है, मजबूरी में, पैसे की कमी में, उनके एयरक्राफ्ट वगैरह पुराने हो गए हैं और हर तरफ से वो भारत से घिरा हुआ है। ऐसे में वो अमेरिका से दोस्ती कर रहा है, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म फ्रूटफुल नहीं होने वाली है, या जितना मैं समझता हूं। लेकिन फिलहाल के लिए एरिया को डिस्टर्ब कर दें और भारत की जो लुक ईस्ट टाइप पॉलिसी चल रही है, उसको थोड़ा सा हैम्पर करें। हुँ। जब आप इसको देखते हो लुकीज़ पॉलिसी को उसके उसके अंदर तो ये भी आता है ना सर मणिपुर में गेम शुरू हुई थी एंड मणिपुर में ही एग्ज़ैक्टली गेम शुरू हुई जहाँ से हाईवे जाने वाला था, थाईलैंड और इन चीज़ों के लिए, म्यांमार के थ्रू थाईलैंड के जगह हाईवे जाने वाला था, तो वहाँ पर आग लग गई। आपने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की बात करी, बांग्लादेश में आग लग गई। अभी आपने आईमेक की बात करी है, वो तो चल नहीं रहा वहाँ पर, पूरा मिडल ईस्ट तो उड़ा हुआ है। तो ये भारत के ऊपर एक कहीं न कहीं एक एवरी एवरी नाउ एंड अगेन ये जो रोड ब्लॉक्स डालने की कोशिश चल रही है, यू काइंड ऑफ ब्रिंगिंग देम आउट। बट इसको थोड़ा-सा अगर गौर से और देखें सर, जो एक सीड यहाँ पर बोया जा रहा है, ठीक है? पाकिस्तान से बांग्लादेश की तरफ जो सीड बोया जा रहा है, वो दैट इज़ द कंप्लीट रेडिकलाइजेशन का सीड जो बोया जा रहा है। जो बांग्लादेश में एक इनेट था, बट अभी उसको निकाल के बाहर करा है इन लोगों ने। राइट? दे हैव एक्चुअली ब्रॉट इट आउट एंड जो हम जिस तरह के स्टेटमेंट देखते हैं, भैया 7 सिस्टर ले लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, काफ़ी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। आप इस सबको कैसे देखते हो एंड हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दिस थिंग कैन लास्ट बिफोर इट इट फॉल्स फ्लैट या फिर ये पूरी तरह से एकदम फुल पावर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा? इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कहता हूं कि हमने वो खिलौने देखे होंगे बच्चों के, जिसमें हम चाबी भरते हैं और वो खिलौना वो ताली बजाता है जब तक उसकी चाबी चल रही होती है। जी, तो पाकिस्तान या बांग्लादेश, ये अपने आप में इनके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इंडिया को रियली डिस्टर्ब कर पाए। तो कभी चीन की तरफ से चाबी भरी जा रही थी पाकिस्तान को, कभी अमेरिका की तरफ से। तो वो जितनी चाबी है, जब तक उसके पास वो पैसा आ रहा है, जब तक उसको वो शेल्टरिंग हो रही है और पीछे से एक पुश मिल रहा है, वो ये हरकतें करता है। देखिए,
एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हर हिंदुस्तानी के माइंड में कि हमारे जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वो हमसे कोई नहीं ले सकता, चाहे कोई भी आ जाए। चाइना के मैप्स की जो त्रुटि है, जो वो हमारे एरियाज को अपना दिखाता है, वो बोलता रहे। हमारे ही देश के में ऐसा हुआ है कि सार्क कंट्रीज और आसियान कंट्रीज के लीडर्स जाके अरुणाचल प्रदेश में तिरंगा देख के और वहां पे राष्ट्रीय गान गा के आ चुके हैं। हमें जो अपनी गन्स का और मिसाइल्स का डिप्लॉयमेंट करना था, हम कर चुके हैं। तो वो सारी चीजों के जवाब दिए जा चुके हैं और आगे भी दिए जाएंगे, क्योंकि हमारा जो डीएनए है भारत का, वो रहेगा। अब ऐसे में अब बांग्लादेश सोचता है कि वो कुछ कर सकता है, तो टेक्निकली वो कुछ कर नहीं सकता, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस। और यहां पे जब ये सारी बात चल रही है, तो मैंने जैसे अभी आपको बोला था, जब चित्तगोंग वाला इशू आया, टॉपिक आया, तो यूसुफ साहब तो तैयार हो गए, लेकिन उनके आर्मी चीफ ने बात नहीं मानी। यानी कि एक फ्रैक्शन ऑफ बांग्लादेश है जिसको इतिहास थोड़ा सा याद है और वो जानता है कि उनके लिए भारत के साथ अलाइन लेना ज्यादा बेनिफिशियल है, बजाय अमेरिका या पाकिस्तान के नैरेटिव्स में आना। इसलिए हमारे पास एक ये विंडो है जिसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए कि हम फिर से बांग्लादेश के साथ टाइज ठीक रखें। आप सोचिए, मतलब जस्ट 2-4 साल पहले तक आप देखिए कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आए, वो डायलॉग्स थे। चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके हो, चाहे वो वाटर डिवीजन का हो, या जो भी बातचीत आई, उन सब में हमेशा डायलॉग हुए और दोनों कंट्रीज के पॉलिटिकल लीडरशिप ने बात करी और चीजें रिजॉल्व करी। कभी कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऐसे सामने नहीं आई। जैसे नेपाल के और हमारे बीच में भी कुछ एरियाज को लेके थोड़ा सा मतभेद है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितना कटना चाहिए, वो लाइन कहां से होनी चाहिए, लेकिन कभी इस लेवल पे बात नहीं गई कि वो मिलिट्री टॉक्स आए या मिलिट्री एक्शन की बात हो। ये बांग्लादेश के साथ भी कभी नहीं हुई थी। लेकिन अभी जो बीएनपी जिस तरीके से चल रही है और जिस तरीके से यूसुफ जी चले हैं, यहां पे थोड़ा सा कष्ट नजर आता है। तो इसलिए जरूरी है कि जो मिलिट्री है बांग्लादेश की, मुझे लगता है कि वो बांग्लादेश की पॉलिटिकल लीडरशिप से ज्यादा समझदार और मेच्योर है। तो हमें उस विंडो को एक्सप्लोर करना चाहिए और उस लेवल पे बात करनी चाहिए। क्योंकि बट वहां पर भी सर एक चीज है ना, मिलिट्री डिवाइडेड है काफी। एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री डिवाइडेड दिखती तो नहीं है, अंदर उनके अंदर काफी डिविजन्स हैं फॉर श्योर। बट बांग्लादेश की तो मिलिट्री पूरी तरह से डिवाइडेड दिखती है कि एक तो जमाती फैक्शन है वहां पर भी है, वो क्या बोलते हैं उनको, दाढ़ी वाले बोलते हैं उनको, दे कॉल टोपी वाला, दाढ़ी वाला, हाँ दैट्स व्हाट दे कॉल। तो जो भी इनको ऐसे वो दिखता है, दे कॉल देम टोपी वाला है, ये टोपी वाला ब्रैकेट के अंदर है, इसको साइड करो। तो दिस इज लोकल बांग्लादेशी लिंगो। तो वहां पर टोपी वाला भी है, उधर पे दाढ़ी वाला भी है, उधर पे ये अवामी लीग वाला भी है, बीएनपी वाला भी है, जमात वाला भी है, सारे हैं उधर पे। नाउ ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कनंड्रम है, और जो अभी इस टाइम पे भारत के अंदर नैरेटिव है कि भाई बांग्लादेश को ठोको, लात मारो उसको मिलिटरीली। व्हाट वुड यू से टू दैट? देखिए, सारी बात सही है। जैसे अभी हमने बोला कि वहां दाढ़ी वाला टोपी वाला भी है, तो वहां पे प्रो इंडिया भी है। तो अगर पाकिस्तान इस विंडो को देख रहा है कि वहां पे दाढ़ी टोपी वाला है, तो हम उस विंडो को देख सकते हैं जहां पे प्रो इंडिया वाले लोग हैं, जिनको याद है कि भारत ने जब 30 लाख से ज्यादा लाशें पड़ी हुई थी बांग्लादेश में, तो भारत ने कैसे मदद की थी। जब औरतें, बच्चे और बुजुर्ग सड़कों पे पड़े हुए थे, ऐसे हालात में जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उस हालत में भारत ने उनकी मदद की थी। ऐसा को याद रखने वाले भी लोग हैं बांग्लादेश में। तो एक वो फ्रैक्शन हो गया। रही बात मिलिट्री एक्शन की, देखो मैं तो फौजी हूं, आई एम अ वॉरियर एंड फाइटिंग इज माई धर्म। तो अगर भारत के हित में मिलिट्री एक्शन होगा, तो 1971 में हम जितने केपेबल थे, आज हम उससे कहीं ज्यादा, बहुत कहीं ज्यादा केपेबल है। और बांग्लादेश की हालत अभी भी मिलिटरीली उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो हमें फिर से 13 दिन तक झेल पाए। तो वो तो ऑप्शन है ही लास्ट में। पर जैसा कहते हैं कि मिलिट्री एक्शन शुड बी द लास्ट रिटॉर्ट, उससे पहले जाके हमें मिलिटरीली एक्शन नहीं लेना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम, एंड आई एम श्योर कि इंडियन आर्म फोर्सेस ऑलरेडी अभी रेडी होंगे
वो क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो सारे वो रिहर्स कर चुके होंगे, वॉर गेमिंग हो चुकी होगी, सब तैयार है। पर मैं फिर भी ये कहूंगा कि पहले, क्योंकि बांग्लादेश हमसे ही टूट के बना है और आज तक, अभी तक हमारे उससे रिलेशन अच्छे रहे हैं। तो वो गलत रास्ते पे जा रहा है, उसे समझा के रोक लिया जाए, वरना जिसको हम चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि वो थोड़ा सा और चौड़ा हो जाए, थोड़ा 100-200 किलोमीटर और बढ़ जाए, तो हमारी कनेक्टिविटी और अच्छी होगी अपने सेवन सिस्टर स्टेट्स के साथ। वही है सर, देयर इज़ नो क्वेश्चन। हमको तो बढ़िया है यार, अगर आप हमको छेड़ोगे तो दिस थिंग, बट मेरा एक ही एक एक वो है कि आप इनके ऊपर मिलिट्री एक्शन ले लो, ठीक है? बट कहीं न कहीं अगर आप मिलिट्री एक्शन लोगे, दैट डज़न्ट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दिस जिहादीपना जो इधर पे चल रहा है, यू राइट? आर राइट, हुँ, एब्सोल्युटली राइट। देखिए, जो हम बहुत सारी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स देखते हैं, उसको कहीं से तो फ्यूल किया जा रहा है। जो छोटी चिंगारियां उठती हैं, चाहे वो हम देखते हैं कि इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं या ट्रांस बॉर्डर चीजें हो रही हैं, स्मगलिंग्स हो रही हैं, वो सारी चीजें देश को नुकसान पहुंचाती हैं। हुँ, और ये सब एक फ्रैक्शन लेके आता है, जो फ्रैक्शन अपने फायदे के लिए चीजें खराब करता है, जिसमें टेरर एक्टिविटीज भी होती हैं, इंसर्जेंट एक्टिविटीज भी होती हैं, उनको हथियार देना, ड्रग्स देना, गलत चीजें स्मगल कराना हमारे देश के अंदर। एंड उसके बाद जितना बांग्लादेश अनस्टेबल होगा, उतने ज्यादा हमारे यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स आएंगे, जिससे हम बहुत परेशान हो चुके हैं। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करना एक सिंगल रास्ता नहीं होता कि आप सिर्फ मिलिट्री एक्शन करें और सॉल्व हो जाए, नहीं। उससे भी जो हमसे खफा है या जो हमसे जानबूझ के चिढ़ते हैं फॉर नो रीजन, वो और ज्यादा हरकत करने की कोशिश करेंगे। तो या तो मिलिट्री एक्शन हो, तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल डिसाइसिव मिलिट्री एक्शन होना चाहिए, फिर किसी भी कीटाणु को छोड़ना गलत होगा। एट द सेम टाइम, क्योंकि आजकल आप ग्लोबली अगर देखो तो बहुत जगह बहुत सारा टर्मोइल चल रहा है, बहुत मिलिट्री एक्शंस हो रहे हैं। तो अगर हमारे घर के पास ना हो तो ज्यादा बेहतर है। तो अगर बांग्लादेश हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के इंटरवेंशन से, कुछ समझदार लोगों की बातों से अगर वो समझता है, संभलता है, तो वो ज्यादा अच्छा। हाँ सर, तो हम बात कर रहे थे सर कि ये जो पूरा वी वर टॉकिंग कि भई भई बांग्लादेश में कुछ करना चाहिए नहीं चाहिए, करना चाहिए एंड जो भी है, जभी भी टाइम मिलेगा हम उसको करेंगे। बट सबसे बड़ी चीज़, जो यहाँ पर एक चीज़ है व्हिच इज़ ये लोग हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं। अभी बिफोर वी ट्रू। गॉट कट ऑफ मैंने एक आपको भी न्यूज़ बताई कि एक बड़ा कोई त्रिपुरा, असम के अंदर एक 16-18 बंदे पकड़े गए हैं, जिनका कनेक्शंस है बांग्लादेशी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप से। सो ऑब्वियसली ये लोग इन्फिल्ट्रेट तो यहाँ पर हैं, इनके स्लीपर सेल्स तो घुसे हुए हैं यहाँ पर। एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज़ डेंजरस। तो जो भी हम करेंगे दैट नीड्स टू लुक एट ऑफ कोर्स अंदर का फ्रंट आपका सही हो, उसके बाद आप ये सब चीज़ें करेंगे। और मेरा हमेशा से ये मानना है यार, अंदर की सफाई करो, बाहर तो कभी भी ठोक दोगे यार, कोई टेंशन नहीं है। एक्चुअली दोनों सफाई करने की जरूरत पड़ती है। हाँ, अब जैसे मैंने अब पहले भी आपको बोल रहा था कि एक्शन, मिलिट्री एक्शन शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, है ना? मतलब लास्ट में हुँ, करेंगे यार, शांति को पूरा मौका दे दें। जैसे भगवान हुँ, कृष्ण ने बोला था कि शांति को पूरा मौका दो, लेकिन अगर उसके बाद एक्शन करना पड़े, देन मिलिट्री एक्शन शुड बी क्लियर कट, वेरी डिसाइसिव। फिर आपको किसी को छोड़ना नहीं है, उसके बाद मर्सी नहीं। जो बातचीत समझाना है वो सब पहले। एक बार मिलिट्री को जब गो अहेड कर दिया, फिर उसके बाद दे शुड नॉट बी एनी लुक बैक एंड दे शुड नॉट बी एनी पुलिंग बैक। अब जैसे बांग्लादेश के साथ हमारा 4,000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर है, जिसमें थिक जंगल्स हैं, जिसमें स्वैम्प एरियाज हैं, बहुत हुँ, पोरस बॉर्डर है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बीएसएफ वाले। लेकिन वो बॉर्डर ऐसा है कि आप किस किस को रोकोगे? वहां पे कोई नदी में तैर के आ रहा है, कोई पैदल चल के आ रहा है, कोई तार कूद के आ रहा है, राइट? और उसमें जहां पे एक तरफ वो लोग आ रहे हैं कि जो भारत में आके मजदूरी करना चाहते हैं, वहां ऐसे भी बहुत सारे आ रहे हैं जो रेडिकलाइज्ड हैं और हमारे यहाँ के लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, और इंसर्जेंसी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये कॉन्फिडेंस जो आ रहा है इनको ना कि हम तुम्हारे सेवन सिस्टर्स को काट देंगे, वो कॉन्फिडेंस इसी बात से आ रहा है कि हमारे घर के अंदर ऐसे कीटाणु हैं और बहुत सारे हैं। तो जब सफाई करनी है तो घर के अंदर और बाहर दोनों जगह करनी पड़ेगी।
पर जैसा आपने बोला, मैं अग्री करता हूं कि पहले घर के अंदर सफाई की आवश्यकता ज्यादा है। हमारे देश में जहां पे हमारी पुलिस है, तो हमारी पुलिस ज्यादातर जो है ना, वो डंडे वाली पुलिस है। थोड़ी सी राइफल वाली पुलिस की भी आवश्यकता है। योगी साहब की जैसे पुलिस। कश्मीर में, आ, मैं किसी नेता का नहीं बोलूंगा, सब अच्छे हैं। मैं इसको वापस लेके जाऊंगा और कोरिलेट करूंगा राष्ट्रीय राइफल से जी। या आसाम राइफल से। ये है जिसने बोला कि ठीक है, पुलिस से नहीं हो पाएगा, मिलिट्री की जरूरत नहीं है, तो एक ऐसी फोर्स बनाओ जो अगर पुलिस बोलो तो राइफल वाली पुलिस बोल दो। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स आई, तो कुछ दशकों की बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आज बहुत बेटर सिचुएशन है। तो वैसे ही ये जो रेडिकलाइज होने के रास्ते पे जो चल रहे हैं ना, उनका सही ट्रीटमेंट होना चाहिए। और मुझे लगता है कि डंडा काफी नहीं है। हम्म। क्योंकि आप जब इनको पकड़ते हो और डंडे के सामने, तो ये रोना धोना करके इतना बढ़िया एक्टिंग करते हैं ये लोग कि आपको लगेगा कि हमारे बॉलीवुड के एक्टर इनके सामने फेल है। तो उस चीज को बचने के लिए इनको सही दवाई, सही ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है, जो डंडे के बियॉन्ड है। पहली हम्म। चीज। दूसरी करेक्ट। चीज, बीएसएफ को और ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। और बीएसएफ को, मैं जानता हूं चैलेंजेस क्या होते हैं, मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे थोड़े टाइम ड्यूटी करी है, तो मैं समझता हूं कि जब बॉर्डर्स इतने पोरस हों और ऐसे सिविलियन टाइप लोग घुस रहे हों, सिविलियन टाइप मैंने बोला है क्योंकि वो खाली हाथ आ रहा होगा, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को लेके आ रहा होगा। बीएसएफ के जवान गोली आसानी से नहीं चला सकते, उनकी भी मजबूरी है, उनके पास भी मैन पावर क्रंच है, रिसोर्सेज का क्रंच है, हर किसी के पास होता है। तो एक तो बीएसएफ को बीफ अप किया जाए कि बॉर्डर को, अभी जब तक हम ये डिसाइड नहीं करते एज अ नेशन कि हमें मिलिट्री एक्शन लेना है या नहीं, तब तक बीएसएफ वहां पे और ज्यादा सिक्योरिटी को, बॉर्डर को टाइट करे, सील करे। और अगर मिलिट्री एक्शन लेना ही पड़ता है, तो एक साइड अंदर हो सफाई, और दूसरी साइड फिर एक डिसाइसिव काम हो जाना चाहिए बांग्लादेश के साथ, कि दोबारा से कोई ऐसे ना हरकत करने की कोशिश ना करे, या किसी हिंदू परिवारों को वहां पे मार मार के और हिंदुस्तान के लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश ना करे। क्योंकि सेंटिमेंटली तो हम जुड़े ही हैं। बांग्लादेश का टेक्निकली तो जो भी हिंदू है या मुसलमान, वो सब हमसे ही गया है। लेकिन हमारे देश में एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू की है। और जब वहां पे किसी दूसरे देश में, खासतौर पे पड़ोसी मुल्कों में, पाकिस्तान में पहले से हो रहा था, अब बांग्लादेश में, जब किसी हिंदू निर्दोष को ऐसे लिंच करके मारा जाता है, पीट पीट के मार डाला जाता है, तो जो हमारे देश के अंदर हिंदू हैं, उनकी भी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारे देश के लोगों को जिस चीज से कष्ट हो रहा है, हमारी सरकार को उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। और टाइम आ रहा है कि जो भी बाकी चीजें हैं, पॉलिटिकल लेवल पे डिस्कशन है, लीडरशिप लेवल पे जो भी है करना है, आप कर लीजिए। और अगर वो हेल्प नहीं करता और मिलिट्री एक्शन लेना है, तो उसको भी इतना देर ना करें कि वो छोटा घाव एक बड़ा कैंसर बन जाए और फिर हमें और ज्यादा फिर हैवी एक्शंस लेने पड़े। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट सर। पाकिस्तान को इस तरफ से, इसी एंगल से कैसे देखते हो सर आप? बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू वांट टू सॉर्ट आउट बांग्लादेश, हिट पाकिस्तान, यू विल फाइंड ये इनको दो ही नो बैठ जाएंगे चुपचाप। एंड एक एक चीज ये बांग्लादेश में भी चैटर है कि यार तुम क्या कर रहे हो, मार खाओगे बहुत बुरी तरह से, वो मत करो ये सब काम। एंड दे एक्चुअली टेक दी थिंग ऑफ ऑपरेशन सिंदूर की यार इंडिया ने इतनी जोर से मारा नहीं उनको, बट उसमें इनकी इतनी हालत खराब होगी तो वी कांट इवन टेक 10% ऑफ दैट। तो ये तो बांग्लादेशी बोलते हैं वहां पर, बट फॉरगेट द बांग्लादेशीज, व्हाट डू यू से अबाउट पाकिस्तान? देखिए, जो मैंने अभी तक आपसे बात करी उसमें सिर्फ बांग्लादेश बांग्लादेश बोला, मैंने पाकिस्तान पे फोकस नहीं किया। उसका एक रीजन ये था कि अभी रिसेंट हिस्ट्री में, अब आप देखो, तो जो प्रेजेंट हमारे भारत की सरकार है, उसने जो भी एक्शन लिए वो सर्जिकल लिए। हम्म। राइट। कि जहां पे ओके ये टेरर कैंप्स है, यहां पे एक्शन लो, ये यहां पे टेरर फंडिंग हो रही है या यहां पे टेरर की ट्रेनिंग हो रही है, तो वहां जाके एक्शन लो। स्पेशल फोर्सेस के प्रिसीजन गाइडेड। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने इंश्योर करा कि सिविलियन कैजुअलिटी ना हो पाकिस्तान के अंदर।
और काफी हमने रिस्ट्रेन करा कि मिलिट्री कैजुअलिटी भी ना हो। बहुत स्पेसिफिक टारगेट्स लिए। तो कभी-कभी ये होता है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट हर बार काम नहीं कर पाता और पूरा जो खराब बीमारी है उसको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत होती है। तो पाकिस्तान रहे, ये तो मैं चाहता हूं, पर वो औकात में रहे, ये जरूरत है। तो अगर पाकिस्तान अब भी नहीं समझ रहा, जो हम देख भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को अब कोई एक बड़ा एक्शन लेने की भी आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। खाली सर्जिकल स्ट्राइक्स, खाली एक दो हमारी कमांडो टीम्स जाके जो करके आते हैं, वो काफी नहीं है पाकिस्तान के लिए। ये कुत्ते की दुम है, सीधा नहीं होगा। जरूरत है कि इसके टुकड़े हों, जरूरत है कि बलूचिस्तान अलग हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हिस्सा बने या ना बने, वो सेकेंडरी चीज है। वो उनकी मर्जी, बलूच लोगों की अपनी मर्जी है, जैसा वो चाहें। लेकिन पाकिस्तान उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है और भारत ओपनली कुछ भी नहीं कर रहा है। हम दिल से कह रहे हैं कि हाँ भैया दिल से चलो, पर दिल से काम नहीं होते। लातों के भूत बातों से नहीं मानते और पाकिस्तान वैसा ही है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कश्मीरी थे उसकी पूरी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। वहां के लोगों के साथ भी बहुत अत्याचार हुए, लेकिन हमने इतने सालों तक कोई एक्शन, कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया। वो भी एक जगह है। स्वात वैली में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, हम वहां पे किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। मतलब अब आप क्या करोगे जब पाकिस्तान पूरी नीचता पे चल रहा है? आप कब तक धर्म के रास्ते पे और अच्छे व्यक्ति वाले रास्ते पे चलते रहोगे कि तू गंदा है तो रहे, हम तो अच्छे हैं? हमें गंदा बनना पड़ेगा, हमें गंदा बनना पड़ेगा। समटाइम्स यू हैव टू थिंक एंड बिहेव लाइक द एनिमी। अगर पाकिस्तान हर गंदे से गंदे लेवल पे स्टूप कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हमें भी अपनी थोड़ी सी शर्म त्यागनी पड़ेगी और पाकिस्तान को जाके पीटना पड़ेगा। और सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक्स, सिर्फ एक आध एयर स्ट्राइक्स काम नहीं करेगी। जो 71 में हुआ था उससे ज्यादा करने की जरूरत है। आर्मी चीफ तो बोलते पर हैं भैया इनकी जब तक लैंड नहीं जाएगी तब तक अकल नहीं आएगी। बिल्कुल सही बोलते हैं, उनका कहना बिल्कुल सही है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक आप देखिए, हम बात करें तो हमारी 3 जाट बटालियन लाहौर पहुंच गई थी। बैटल ऑफ जी। बाटापुर जीतने के बाद वहां पे पहुंच गए, ठीक है। उन्हें वापस बुलाया गया कि आरटी सपोर्ट वगैरह नहीं था। वो जमाने अलग थे। आज हम बहुत एडवांस मिलिट्री हैं, हम बहुत स्ट्रांग मिलिट्री हैं, उससे भी कहीं ज्यादा। तो तब हम लाहौर जा सकते थे, तो आज हम लाहौर कैप्चर कर सकते हैं और 2-3 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। मैं आपको बता रहा हूं हमारी जो प्रेजेंट कैपेबिलिटीज है। हमने ऐसे कई मौके गवाए जब पाकिस्तान को हम पूरे तरीके से दबा चुके थे एंड वी कुड हैव नेगोशिएटेड मच मच बेटर। पर पॉलिटिकल इश्यूज है, मैं किसी पॉलिटिशियन के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। पर आज भारत इतना स्ट्रांग है कि हम चीजें कर सकते हैं, मिलिटरीली, पॉलिटिकली, जियो पॉलिटिकली एंड लीडरशिप वाइज हम हर तरीके से स्ट्रांग हैं। उसके बावजूद अगर छोटे मोटे लोग या देश हमें आंखें दिखा रहे हैं, हम कब तक बर्दाश्त करें? हमें एक्शन लेने की आवश्यकता है और सर्जिकल नहीं, फुल फ्लेजेड एक्शन लेने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। आपके हिसाब से सर पाकिस्तान की तरफ व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव? देखिए, पाकिस्तान का जो बेसिक आइडियोलॉजी है, उनके यहां कोई संविधान नहीं है, उनके यहां कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। उनका सिर्फ एक है कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। उसको सिर्फ हमसे लड़ना है और उनके कोई मकसद नहीं है एज ए नेशन। उनका कोई ये नहीं है कि उनको क्या अचीव करना है। भारत में हम बात करते हैं कि हमें मार्स पे जाना है, हमें सन मिशंस करने हैं, हम बात करते हैं कि हमें एनर्जी में क्या फील्ड, एनर्जी फील्ड में क्या काम करने हैं, सोलर में क्या करना है, हम ये सब बातें करते हैं। पाकिस्तान बोलता है बस बम फोड़ना है इंडिया में जाके। तो भाई उनकी औकात ही इतनी है। बोलते कि जैसे कहीं मैं जोक पढ़ रहा था कि भारत ने कितने लाख करोड़ का कुछ बजट अलॉटमेंट किया, तो पाकिस्तान वाले बोलते लाख बोलो या करोड़ बोलो। लाख करोड़ क्या होता है? ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं होता।
तो पाकिस्तान का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मेंटल थॉट प्रोसेस है, वो सिर्फ हिंदुस्तान को गाली देने में, हिंदुस्तान का बुरा करने में, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। उनके पॉलिटिकल नैरेटिव्स, कोई भी वो आता है, भुट्टो आके खड़ा हो जाता है और आके कुछ कुछ बकवास करता है, गुड फॉर नथिंग गाय। ठीक है, हम हिंदुस्तान में खून बहा देंगे। अरे यार, प्लीज ग्रो अप। है ना, वो ग्रो अप ही नहीं हो पा रहे भाई लोग। तो आप उसका ट्रीटमेंट करोगे क्या? अच्छे से पिटाई, ढंग से पिटाई, कि वो अगले 20-50 साल शांत बैठे। दैट इज द ओनली ऑप्शन विद पाकिस्तान। बांग्लादेश नया नया रेडिकलाइज हो रहा है, इसलिए मैं उसको चांस देना चाह रहा हूं कि अगर वो समझ जाए। लेकिन पाकिस्तान, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यहां पे मैं आपको एक चीज और बताता हूं। आपको, आपने जरूर पढ़ा होगा कि 1950s में भारत और चीन के रिलेशन बहुत अच्छे थे। पंचशील का एग्रीमेंट हुआ था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तिब्बत की इशू आई, वहां पे थोड़ा मनमुटाव हुआ। उसके बाद दलाई लामा साहब इंडिया आए, हम्म। उनको भारत में सीआईए लेके आया था। और अभी शेख हसीना जी भारत आई हैं। इतिहास कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा। बस फर्क यह है कि पहले चाइना से डायरेक्ट थी, अब अमेरिका से बांग्लादेश के प्रॉक्सी के रूप में हो रही है। प्रॉब्लम ट्रंप साहब है। जब हम ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से लड़ रहे थे, ट्रंप साहब का पूरा परिवार पाकिस्तान में बैठ के बिरयानी खा रहा था और आके क्रिप्टो करेंसी की बड़ी बड़ी मल्टी मिलियन डील्स कर रहे थे। तो प्रॉब्लम अभी भी बांग्लादेश नहीं है, वो बेवकूफ है। प्रॉब्लम अमेरिका से आ रही है। और ट्रंप साहब ने जो ये पलटी मारी अपने प्रीवियस टेन्योर और सेकंड टेन्योर में, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। मैं चाहूंगा कि जो आपके ऑडियंसेस ये सुने, वो थोड़ा सा रिसर्च करें, समझने की कोशिश करें कि ट्रंप साहब ने पलटी क्यों मारी है। जियो पॉलिटिक्स में कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता। जो कुछ भी होता है प्लान्ड होता है, फुली प्रिपेयर्ड होता है। तो अमेरिका जो कर रहा है, ये फुली प्लान्ड है। आपके हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ये जो ये जो कमाल एकदम आसिम मुनीरों की फौज लगा रखी है ये सब काम करने के लिए, आपके हिसाब से क्या ऑब्जेक्टिव है उसका? करना क्या चाहता है? देखिए, ये दो तीन चीजें यहां पे समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे आसिम मुनीर को हमने डायरेक्ट एक्यूज करा था। आसिम मुनीर ने डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे जो प्रूव कर रहे थे कि हमने जिस चीज के लिए उसे एक्यूज किया है वो सब सच है। वो आदमी एक मुल्ला जनरल है वो, ठीक है। वो अपने देश को ही पूरे को रेडिकलाइज कर रहा है एज अ हम्म। आर्मी चीफ, है ना। और उसके बाद में ये सब कुछ जानते हुए अमेरिका उसको बुला के और पता नहीं 7 कोर्स 14 कोर्स मील्स करा रहा है, स्टेट गेस्ट बना रहा है। जबकि आर्मी जनरल्स का ऐसे रोल नहीं होता इस तरीके से। पर वो चीज करी गई, तो उसको एक और ज्यादा पावर दी गई। तो एक आदमी, वो पहले से आर्मी चीफ है, ऑलरेडी इतना पावरफुल है, वो अपने पीएम को दबा के रखता है, और ज्यादा पावर अज्यूम करता है, खुद को फील्ड मार्शल बना लेता है, और फिर अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। नाउ ये जो चीज बन रही है, ये बता रहा है कि मिलिट्री लीडरशिप को डेमोक्रेटिक लीडरशिप के ऊपर एम्पावर करा जा रहा है। यही चीज बांग्लादेश में नहीं हो पा रही, क्योंकि वहां पे आर्मी चीफ का थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। तो जी। वहां उसको दबा के रखा जा रहा है। सो जो आदमी मेरे नैरेटिव में फिट हो रहा है, मैं उसको एम्पावर कर रहा हूं, और जो मेरे नैरेटिव में फिट नहीं हो रहा है, उसको मैं साइडलाइन कर रहा हूं। ये एक लकीर बनाई जा रही है कि साउथ ईस्ट एशिया में किस तरीके से इंडिया का इन्फ्लुएंस कम कम किया। किया जाए, थोड़ा सा डाउन किया जाए। यही चीज बहुत साल पहले चीन ने भी ट्राई की थी, जब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी हम सब ने पढ़ी है, कि किस तरह से उसने अलग अलग आइलैंड्स पे आके इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश की थी। अभी यहां पे इंडिया का जो इन्फ्लुएंस चल रहा था साउथ ईस्ट की तरफ, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ये सारे कंट्रीज के अंदर इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा स्ट्रांग हो रहा था, और इंडिया अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहा। हमने उनसे डिफेंस डील तो अभी रिसेंटली करी, पर दबाव में आके नहीं, चूज करके।
इंडिया का स्टैंड जो था, जो ग्लोबली बाहर आया, वो ये आया कि भैया मुझे जो चीज रूस से लेनी है मैं रूस से लूंगा, मुझे जो चीज तुमसे लेनी है मैं तुमसे भी लूंगा, न तुम्हारे कहने पे चलूंगा न किसी और के कहने पे चलूंगा, मैं अपनी जनता के हिसाब से चलूंगा, अपने देश के हिसाब से चलूंगा। अब यहां पे अमेरिका को कष्ट हो जाता है। अमेरिका कहता है कि भैया मैं बॉस हूं, मेरी बात मानो। भारत कहता है तू बॉस होगा पर मेरे घर में तो मैं बॉस हूं। और अभी ये टाइम आ गया है कि भारत ये प्रूव करे कि इंडियन ओशन का मालिक भारत है। अब ये टाइम आ गया है कि श्रीलंका इतना छोटा सा देश, ठीक है, वो कभी जाके चीन की गोदी में बैठ जाता है, कभी जाके अमेरिका की गोदी में बैठ जाता है। अभी रिसेंटली हमने मालदीव्स का भी देखा था, जबकि मालदीव्स के राष्ट्रपति जब भाग रहे थे और जान बच नहीं पा रही थी, भारत की स्पेशल फोर्सेस ने जाके मालदीव से उनको बचा के निकाला। भूल जाते हैं लोग, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है लोगों की। पर ये जो छोटे छोटे टापू कंट्रीज हैं, इनके ऊपर भारत का इन्फ्लुएंस क्लियर कट आना चाहिए, दिखना चाहिए। वरना अमेरिका, आज अमेरिका है, पहले चाइना था, फिर कोई और आके खड़ा हो जाएगा और ये लोग अपनी इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to make sure that all these tiny little babies understand what India is. जब आप इसको देखते हो, सो व्हेन यू लुक एट दीस पाकिस्तानीज़, दोज़ ऑफ अस थोड़ा-सा जिन्होंने अभी तक तो यंग बच्चों को तो इतना आइडिया नहीं होगा, बट हमने तो देखा है, आई मीन वी हैव सीन, बहुत टाइम से देख रहे हैं हम लोग, तो 80s से देख रहे हैं। इनके ये आते हैं, बड़ा हुआ करके आते हैं, उसके बाद चूँ-चाँ करके जाते हैं। रोते हुए जाते हैं वापस। 99 में वी सॉ देम रेडी, सफ़ेद झंडे लेके आते थे। उसके बाद कितनी एलओसी पे ये सब कुछ एक्शन-वैक्शन होते थे, तभी भी सफ़ेद झंडे लेके खड़े हो जाते थे 2 मिनट में। एंड दे आर नॉट इवन अशेम्ड ऑफ डूइंग दैट। आई मीन मेरे को ये लगता है सर, ये लोग इतनी बारी इनके जूते पड़ चुके हैं, इतनी बारी इनके मतलब सुताई हो चुकी है। कोई भला बंदा बोलेगा यार ना यार, पागल है भैंस के, दोबारा नहीं बट ये फिर भी खड़े हो जाते हैं लाइन में, मारो आके। ये कैसी मेंटालिटी है सर? देखो जिसको जिसकी कोई इज्जत होती है ना, उसी की बेइज्जती हो पाती है और उसी को शर्म आती है। उसका क्या जिसकी कोई इज्जत ही नहीं है। भाई कटोरा कटोरा छाप वो देश है, जहां जाते हैं भीख मांगने लग जाते हैं, है ना। कोई प्रधानमंत्री आके बोलता है कि गधे सप्लाई करेंगे, तो हमने कहा तुम्हारा देश ही गधों का देश है, तुम कितने भी सप्लाई करो। सो बेसिकली उनका ना कोई वो कैरेक्टर नहीं है। वो अपने घर में तो दिखाते हैं कि चौड़े होके कि हम जाएंगे, हम कश्मीर ले लेंगे, हम ये ले लेंगे। अरे यूपी बिहार भी ले लो यार, तुम अगर दम है तो आगे तो दिखाओ। पर वहीं पे जाते हैं, अमेरिका के पास जाते हैं, कटोरे में लेट जाते हैं। ठीक है, चीन के पास जाते हैं, कटोरा लेके लेट जाते हैं वहां पे पैरों में। ठीक है, वो इंडिया में तो बोल देते हैं कि भैया भारत में तो लोगों के ऊपर बड़ा वो हो रहा है, अत्याचार। लेकिन जब चाइना ने उइगुर मुस्लिम्स को, आई थिंक उइगुर मुस्लिम ही बोलते हैं उनको, उनके साथ अत्याचार किए, उनकी नसबंदियां करवा दी, उनके लोगों को मार डाला, तब पाकिस्तान चुप भी नहीं बोल पाया। तो ये सिर्फ हमारी तरफ को जहर उगलने वाला सांप है, और जब दूसरी तरफ पलटी मारता है तो वहां पे जाके ये दंतहीन, विषरहित, विनीत और सरल हो जाता है। तो बेशरम लोग हैं। वो झंडा भी दिखा देते हैं, वो पेंट भी उतार देते हैं, वो भाग खड़े भी होते हैं, अपने सोल्जर्स की लाशों को छोड़ के उनको डिसोन कर देते हैं। इतने घटिया, बेगैरत लोग हैं ये। ये एलओसी में भी ऐसे ही बिहेव करते थे सर? ये मैं बता रहा हूं कि एक इंसिडेंट बता देता हूं मैं आपको। नाम नहीं लूंगा, वो ऑफिसर सारे सर्विंग है। एक हमारे ऑफिसर थे ऊपर पोस्ट पे, और सामने के पाकिस्तान की पोस्ट थी। तो हमारी तरफ एक बार एक पोस्ट की वॉल गिर गई, तो पाकिस्तान वालों ने शेलिंग कर दी, वहां पे मोटर्स का फायर कर दिया। तो इनको बड़ा कष्ट हुआ कि वो वापस से वॉल को ठीक करके और अपना शेल्टर वापस बनाने में बहुत कष्ट हुआ हमारे जवानों को। किया उन्होंने। उसके बाद स्नोफॉल काफी हो रहा था, पाकिस्तान की तरफ की वॉल्स गिरी। ये होता रहता है, बंकर्स कोलैप्स कर जाते हैं, केविन हो जाते हैं। राइट, तो अब पाकिस्तान साइड का हुआ। तो हमारे अफसर ने बोला कि वैसे तो मैं एक तरीके से निहत्थे हो गए तो इनको मारना नहीं चाहता, लेकिन इन्होंने जो हमारे साथ किया था थोड़ा सा इनको
मतलब मजा चखा देते हैं। तो उन्होंने भी बोला कि यार ठीक है, 2-4 आरएल फायर कर दो। तो किया आरएल फायर, वहां पे हिट हुआ। जब हिट हुआ तो वहां से सफेद झंडे आ गए कि भैया वॉल बना लेने दो वरना सर्दी में मर जाएंगे, सर्दी से बचे तो तुम गोली से मार देना। तो हमने बोला ठीक है, हम तुम्हारी तरह नहीं है। तो ये झंडे दिखाना, है ना, और जमीन पे बैठ जाना और वो सब करना इनके डीएनए में है। तो इनकी बातों पे मत जाओ, जैसे हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं कि गीदड़ भभकी होती है ये। तो वो गीदड़ टाइप के लोग हैं, उनका ये कैरेक्टर है। आई मीन इट्स सच अ इंटरेस्टिंग थिंग्स अगर आप इसको देखते हो। ओ हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे। इनका प्रेसिडेंट आके उस दिन बोलता है, ओ आर्मी चीफ ने मेरे को बोला तू चलो आप अंदर चलो बंकर में। मैंने बोला मैं नहीं, मैं तो मतलब मरने के लिए तैयार हूँ। ये वो आदमी है अपनी बीवी मार के खड़ा हुआ है। आई नो। आपने वो देखा होगा कि एक पाकिस्तान का नेता बोल रहा था, अगर सिंधु में पानी नहीं बहेगा तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। और हुँ। फिर उसके 2 दिन बाद उनके पार्लियामेंट में आवाज आ रही थी, रात में हमला कौन करता है, अंधेरे में हमला कौन करता है। तो इनका वही कैरेक्टर है कि जब तक हमने एक्शन नहीं लिया तब तक तो हम खून की नदियां बहा देंगे, और जैसे हमने एक्शन ले दिया तो विक्टिम कार्ड खेलने लग जाओ, क्या भाई हम तो मासूम हैं, हमें मार डाला। तो ये वो टाइप के लोग हैं, आई मीन इनका एक कैरेक्टर यही है। अब ये देखो सर रिप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है? हम बड़े ये हैं, जंगजू हैं। वो यार वो एक कासिम वो क्या है नाम उसका इमरान खान, साला जेल में बैठ के तुम्हारी ले रहा है वो लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। इन्होंने उसका नाम लेना बैन कर रखा है टीवी के ऊपर। फिर भी राइट। लोग उसको भूलते नहीं है। वो कल्ला बंदा आई मीन उसने इनकी पूरी बैंड बजा रखी है और ये हमारे से लड़ेंगे। मेरे को ये समझ में नहीं आता था। आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉमन सेंस। भाई तेरे को यू आर द ऑल पावरफुल गाय, उसको दिला फांसी की सजा, लटका दे उसको। आई एटलीस्ट जियाउल हक में इतना तो दम था कि उसने लटका दिया। मार दे, देखिए, करना कुछ। यहाँ पे क्या है, 2-3 चीजें हैं। इमरान खान भी बढ़िया कैरेक्टर है वो क्रिकेटर थे, बहुत अच्छा खेलते थे। उसके बाद पॉलिटिक्स में आए। तो एक तरफ तो वो जब शपथ लेना चाहते थे तो उन्होंने हमारे क्रिकेटर सिद्धू जी, कपिल देव जी, इन सबको इनवाइट किया था। और दूसरी तरफ वहां के आम लोग उन्हें इमरान खान की जगह तालिबान खान कहते थे। जब वो पावर में आ गए तो वो गधों का बिजनेस करते थे। अब जब पावर से उनको हटा के और जेल में डाल दिया तो बहुत तरह की न्यूज आ रही है कि पता नहीं उन बेचारे के साथ क्या क्या हो गया। और अभी जब कुछ न्यूज में था कि उनकी बहन उनसे मिल नहीं पा रही। तो ये मैं बात बताता हूँ, शहबाज शरीफ जी के साथ भी ऐसे ही कुछ होने वाला है थोड़े दिन में। आप टेंशन मत लीजिए, वो पाकिस्तान का डीएनए है। पर इमरान खान, अलग दुनिया चल रही है उनकी। वो जेल में बैठ के प्रधानमंत्री को परेशान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उनको जेल में रखने के बावजूद परेशान नहीं कर पा रहा। आर्मी चीफ अपनी मर्जी से विदेशों में घूम रहा है, प्रधानमंत्री उसको नहीं रोक पा रहा, दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं। तो ये देश ऑलरेडी बिखरा हुआ है। मैं तो कहता हूं, जब ऑलरेडी बिखरा है, सब परेशान है, तो इसके टुकड़े अलग अलग करवा दो। वो अच्छे से रहें, हम अच्छे से रहें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ये बेसिकली एक ऐसी प्रजाति है जो अपने लोगों का भी खून पीते हैं, आसपास वालों का भी खून पीते हैं। उसको अफगानिस्तान से भी प्रॉब्लम है, उसको भारत से भी प्रॉब्लम है, उसको अपने देश के अंदर उनको बलूच से भी प्रॉब्लम है, उनको पीओके वालों से भी प्रॉब्लम है, उनको सिंधी को पंजाबी से प्रॉब्लम है, पंजाबी को सिंधी से प्रॉब्लम है, और दोनों को मिलके खैबर पख्तूनवा वालों से प्रॉब्लम है, और इन सबको मिलके तालिबान से प्रॉब्लम है, लेकिन तालिबान को अपने घर में रखते हैं। तो ये बड़े अजीब से वो हैं थाली के बैगन, जो जिधर का टिल्ट होता है उधर लुढ़क जाते हैं। तो ये जरूरी है कि उसको बैलेंस करने के लिए भारत इसको हेल्प करे और इनके ये 4-5 टुकड़े करवा दो। ठीक है, थोड़ी शांति रहेगी पूरे एरिया में, जोन में। क्योंकि भारत का फोकस डेवलपमेंट पे है, भारत का फोकस एक ग्लोबल सुपर पावर बनने पर है। और ये चीजें हमारा फोकस डिस्टर्ब करती हैं, हमारे रिसोर्सेस, हमारी एनर्जी, हमारे दिमाग को खर्च करवाती हैं। तो एक बार छोटा सा पॉज लेके इन चीजों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अगर समझ नहीं आ रहा है, लेट्स गो फॉर अ मिलिट्री एक्शन।
and let's kill this issue forever. नो क्वेश्चन सर, क्योंकि अभी जैसे अभी अभी 2 मिनट पहले न्यूज़ आई खालिदा ज़िया की जो डेथ हुई है, उसमें जयशंकर साहब जाएँगे। मतलब Okay. द मैन रियली लाइक्स टू गो इंटू पिछली बारी नूर खान में उतरे थे, चश्मा पहना था, भैंस किया नूर खान में धुआँ, अब क्या होगा पता नहीं मेरे को। अच्छा, वैसे नॉर्मली मैं पॉलिटिशियंस के बारे में बोलता नहीं, पर ये ना इतने स्मार्ट से लगते हैं, ऐसे बोलते हैं ना जब, क्या मजा आता है सुनने में। If I was a Bangladeshi, I'd be telling them, इसको मत बुलाओ, बाकी कोई आ जाए, इसको मत बुलाओ साले को। ये एंड बात यू नो है। व्हाट, दिस विल बी वर्थ वॉचिंग कि वो वहां जाके क्या बोल के आते हैं, किससे क्या बात करके आते हैं। Absolutely, sir. Absolutely. एक्चुअली ऐसे लोगों से ना, मतलब ये भी मैं बताता हूँ ऑडियंसेस के लिए कि जो ऐसे लोग हैं जैसे जयशंकर जी हो गए, इनको सुनिए। ये लोग इतना एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं अपने पीछे, इनकी जब हम बातें सुनते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अभी बांग्लादेश जब जाएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग भी कुछ मिलेगा, तो एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन दोनों मिल जाएगा। मजा आने वाला है। It's gonna be extremely, you know, extremely interesting. ट्रू। क्योंकि uh, anyways, this is gonna be fun to watch. और Sir, एक thank you. इसमें मजा ये भी आएगा, एक मजा ये भी आएगा कि तारिक रहमान कैसे रिएक्ट करेगा। वो तो बैठे ही अरे होगा खड़ा ना। होगा, हाथ जोड़ के खड़ा होगा सर। देखने में मजा आएगा। मजा आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम एंड ऑफ कोर्स आपसे बात करके बड़ा इंटरेस्टिंग लगा एंड आई होप दिस इज नॉट वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स आपको पहले हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑडियंस यू गाइस नीड टू पुट इट इन द कमेंट्स कि सर को लाइव पे लेके आना है, ठीक है? सो पुट दैट इन द कमेंट्स सो दैट सर आल्सो गेट्स अ मोटिवेशन कि यार बंदे बुला रहे हैं, आना है, ठीक है? सो प्लीज पुट दैट आउट एंड एज यू गाइस नो I will try my best to get more people so that we can get a different perspective और दूसरी तरह से हम चीजों को देख सकें। So सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स गिव अ बिग शाउट आउट टू सर एज वेल। फॉलो सर ऑन सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे दे देंगे so that I can put that in the description so that you can follow him there as well. And of course, most importantly, support this channel as much as you can. Thank you, sir. Once again, namaskar. थैंक यू। थैंक यू।